अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमें बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। आनंद कब आता है? जब इंटरेस्ट आता है। और इंटरेस्ट कब आता है? कि जो हृदय को छूने वाली बात महसूस होती, आत्मा को छूने वाली बात, क्योंकि आनंद आत्मा का लक्षण है। आनंद से सरोबार हो रहे हैं। आनंद प्रदाता स्वामी कमलेशानंद जी स्वयं हमारे पे कृपा करके हमारी रिक्वेस्ट के पर स्टूडियो में पधारे हैं। आप सभी की तरफ से मैं आपके प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। स्वामी जी सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हम अभी एपिसोड चला रहे थे, वो जो है वो ज्ञान दर्शन से जुड़े हुए यानी हाई लेवल के एपिसोड चल रहे थे हमारे मुक्ति के मार्ग का, सनातन सत्य का। अब थोड़ा सा मैं मोड़ देता हूँ। मोड़ ये देता हूँ कि आज हमारे देश में क्या चल रहा है, आज विश्व के अंदर क्या चल रहा है, उसके बारे में भी थोड़ी बात करें। क्योंकि हम जिस संसार में जी रहे हैं, सनातन सत्य सब तक पहुंचना चाहिए। और जब तक ये सब लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, तब तक सनातन सत्य कैसे कारगर हो सकता है? स्वामी जी, अभी इन दिनों के अंदर भारतवर्ष की जो साख है, गुडविल है, वो रेपुटेशन है, वो बहुत अच्छी है, बढ़ भी रही। इवन अमेरिका, रशिया जैसे बड़े बड़े जो महाशक्तियां हैं, वो मानने लग गई है। विश्व गुरु तो पहले भी था और आज भी मान रहे, हमेशा मानेंगे। लेकिन महाशक्ति के रूप में भी हमारी पहचान वो स्वयं जो है महसूस कर रहे हैं, उनकी कठिनाइयों को देखते हुए और हमारे धैर्य को देखते हुए। तो स्वामी जी, हमारी साख बढ़ने के क्या कारण हैं और ये उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, उसके बारे में आप ज्ञान दर्शन का अवलोकन, उसकी लाइट में आप जो उसकी दृष्टि में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे देश के नेताओं को कि इस तरीके से आप काम करो तो साख और बढ़ती जाएगी। ज्ञान की दृष्टि से तो बढ़ी हुई है, लेकिन समृद्धि की दृष्टि से बढ़ती जाएगी। कृपया थोड़ा सा अवलोकन करा। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि जब राष्ट्र का मुखिया ईमानदार होता है और वर्क ओरिएंटेड होता है और राष्ट्र के प्रति उनको एक प्रकार का आत्मविश्वास होता है कि राष्ट्र के लिए मेरे को जीना है, अपने पर्सनल लाइफ के लिए नहीं जीना है, अपनी फैमिली के लिए नहीं जीना है, जितना भी हो सके इतना राष्ट्र के कल्याण के लिए मैं काम करूं। और नंबर 2, दिन रात काम करूं और मैं जहां भी जाऊं यही सोचूं कि ये सब बातें, ये सब वर्ल्ड का प्रोग्रेस मेरे भारत देश में कैसे आए और लोगों को लाभ मिले। चाहे लाभ वो रोजगार के रूप में मिले, एजुकेशन के रूप में मिले, टेक्नोलॉजी के रूप में मिले या और कोई डेवलपमेंट के रूप में मिले, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसा शासक जब आता है तो स्वाभाविक ही देश का उत्थान होता है। और दूसरी बड़ी बात हमारी ये है कि आज भारतवर्ष विश्व का फर्स्ट नंबर का पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है और इसीलिए इनकी पॉपुलेशन के आधार से उनका प्लस माइनस पॉइंट ये है कि ज्यादा पॉपुलेशन है, ऐसा मान सकते हैं, मगर प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ के मिडिल क्लास के लोग काफी डेवलप हो चुके हैं भौतिक रूप से। और इसीलिए वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां भी भारत देश में बिजनेस करना चाहती है, इंडस्ट्री डालना चाहती है, क्योंकि यहाँ मिडिल क्लास के लोग जो है
ज्यादातर अभी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और बहुत सारी जरूरत की आइटमें खरीदता है। तो सबको मार्केट चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे। तो मेरी कंपनी अमेरिका में है, मगर अमेरिका के अंदर जितना डिमांड है इससे ज्यादा सप्लाई हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मेरी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। यहाँ आपके पास सोर्स है इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के नाते, और हर रोज नए नए प्रकार के अलग अलग टेक्नोलॉजी आती है, व्हीकल्स आते हैं, अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आता है, अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आते हैं, और अलग अलग प्रकार की लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की सुविधा आती है। और सबसे बड़ी बात हमारे भारतवर्ष की आज जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इससे हमारा देश बहुत स्टेबल हुआ है। लोगों के पास पॉकेट में एक भी पैसा नहीं है, फिर भी लाखों लोगों की खरीदी वो कर सकता है। तो सबसे पहली बात, ये बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे हमारे भारतवर्ष के बड़ा प्रधानमंत्री है, वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि यही यूपीआई के माध्यम से हम विदेशों में भी हमारे लोग ट्रांजेक्शन कर सके, ताकि उनको विदेश करेंसी लेने की जरूरत नहीं पड़े बस। और इसीलिए जब करेंसी लेने की जरूरत कम पड़ेगी, स्वाभाविक है हमारे रुपया की वैल्यू बढ़ेगी, जिसकी डिमांड उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये प्रयास भारतवर्ष के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो भारत देश के लिए बहुत अच्छी बात है, और हम तो चाहे उसमें हमको सफलता मिले ताकि देश भौतिक रूप से आगे बढ़े। और आध्यात्मिक की बात करें तो हम आध्यात्म के मार्ग में तो योग और मेडिटेशन के माध्यम से आज भारतवर्ष पूरे विश्व में फैला हुआ है। और उसमें योग और मेडिटेशन के अलावा अगर ये आध्यात्म विज्ञान का प्रवेश हो जाता है, तो मैं समझता हूं वर्ल्ड को यूनाइटेड होने में और बल मिलेगा। क्योंकि जो बातें सनातन सत्य या कुदरत के कानून के ऊपर आधारित होती हैं, इसमें आप डिवीजन नहीं बना सकते हैं। और उस बात को मानना ही प्रमाण होता है कि हम सब एक ही कानून से जी रहे हैं। चाहे हमारा प्रदेश, धर्म, भाषा, खान पान, रहन सहन अलग हो सकती है, मगर कानून तो कुदरत का पूरे दुनिया में एक ही है, और एक ही कानून लागू होता है। तो जो कानून हमको जानना चाहिए। तो इसीलिए ये योग और ध्यान की तो भारतवर्ष की परंपरा रही है, और आज पूरे विश्व में उसकी वैल्यू भी है, उनकी पहचान भी है, और लोग उनको फॉलो करने का प्रयास भी करते हैं। मगर साथ में अगर ये आध्यात्म विज्ञान जो कुदरत के कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, अगर ये भी विश्व में जुड़ जाता है, तो मैं समझता हूँ ये भारतवर्ष को विश्व गुरु बनने में कोई देर नहीं लगेगी। क्योंकि विश्व गुरु जब हम थे तब यही आध्यात्म था, कोई नया आध्यात्म नहीं था। हो सकता है कि प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, एग्जाम्पल अलग हो सकता है, मगर कानून तो एक ही रहेगा। हर कभी कानून परिवर्तित नहीं होते हैं, इसीलिए उसको सनातन बोलते हैं। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि आपने जो पॉलिटिकल बात बताई कि पॉलिटिकल नेताओं को क्या करना चाहिए विश्व गुरु बनाने के लिए, तो सबको राष्ट्र के प्रति सम्मान होना चाहिए, और राष्ट्र की प्रगति कहाँ होती है वही देखना चाहिए। अननेसेसरी विरोध करना नहीं चाहिए, ताकि जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए प्रयास कर रही है उसके जीवन में अवरोध आए, ऐसा प्रयास नहीं करो। और लोगों में भी धीरे धीरे उत्साह बना रहना चाहिए, ताकि लोग उत्साह से पूरे भारतवर्ष में और विश्व में काम करते रहें। और हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं, जैसे रेमिटेंस की बात। आज पूरे भारत विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस 100 बिलियन प्लस भारत में आई। 126 126 बिलियन 126 बिलियन
वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर 50% पे है। तो हम कितना आगे निकल गए हैं। बराबर। तो ये रेमिटेंस वही तो हमारी कैपिटल हो गई ना। आज भारतवर्ष की जो इंटरनेशनल करेंसी है वो कितनी बढ़ जाएगी, तो वो हमारी ताकत हो जाएगी, हमारी खरीद शक्ति और बढ़ेगी और विश्व हमको उसी दृष्टि से देखेंगे, ये पावरफुल कंट्री है। तो इसीलिए हमारे सभी लोग अपने अपनी तरफ से जो प्रयास करते हैं वो आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे और पॉलिटिकल व्यक्ति भी इन भारत देश के विकास के लिए सहयोग करें, अननेसेसरी उसका विरोध करके समय शक्ति नहीं गवाए। तो हो सकता है कि जो विकास देर से होने वाला है वो जल्दी हो सकता है। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं बस कि लोग भारतवर्ष की तरक्की के लिए बारे में ही सोचें और उनके बारे में ही सहयोग करें और विश्व के लोग भी भारत की तरक्की को धीरे धीरे मानने लगे और भारत की समृद्धि में अपनी समृद्धि मान के यहाँ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते रहे। और जिस प्रकार से हम एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, ऐसे भारतवर्ष में भी लोग एजुकेशन के लिए आए और यहाँ की संस्कृति को जाने, पहचाने और शिक्षा को पहचाने और विजिटर के रूप में आके भारतवर्ष की जो महान संस्कृति है इनका दर्शन करके, इनका अनुभव करके औरों को भी बताए, ताकि यहाँ जो टूरिस्ट है वो और ज्यादा आए और टूरिस्ट भी भारतवर्ष की उन्नति के लिए अपनी तरफ से वो सहयोग करते रहे। तो इसीलिए ये सब बातें हमारे लिए बहुत, देश के लिए बहुत जरूरी थी। तो हमने अपने दृष्टिकोण से इसको बताने की कोशिश किया। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा इतिहास की तरफ ले जाता हूँ। वास्को डी गामा हिंदुस्तान की जब खोज करी सबसे पहले, तो उसने पाया कि भारतवर्ष एक सोने की चिड़िया है, इतनी समृद्धि देख करके, और उसने कहा वो बीच के अंदर हम लोग शिथिल हो गए थे, थोड़ी गरीबी की रेखा के अंदर आ गए थे, लेकिन आज पुनः सोने की चिड़िया बन गई। और आपने बहुत अच्छा माना, क्या बताया कि चाहे धर्म गुरु तो था, है और रहेगा। इसका कारण भी मैं दूसरे प्रश्न में आपसे पूछना चाहूंगा, लेकिन आपने समाधान ये दिया कि अगर भारतवर्ष धर्म गुरु देश बना रहना चाहता है या सोने की चिड़िया बना देना चाहता है, तो उसको सनातन सत्य को सीखना चाहिए। सनातन सत्य में तेरा मेरा नहीं, व्यू पॉइंट नहीं है, ये तो संपूर्ण जो 8 अरब की जो जनसंख्या है आज विश्व में होने जा रही है, 7.5-8 अरब की, वो सब पे एक सा लागू होता है। क्यों? कि जो हमारे सनातन सत्य का जो थीम है, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति होना, यानी कुदरत मां तो सबकी है और प्राप्त क्या करना है? शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। हर व्यक्ति चाहता है, हर प्राणी चाहता है, कोई दुखी होना नहीं चाहता। तो इसके अंदर कोई इफ्स एंड बट्स है नहीं, इसमें कोई काट नहीं है, क्योंकि ये कुदरत के कानून से चलता है। बहुत सुंदर आपने बताया कि पूरा विश्व कुदरत के कानून को माने तो कभी भी सारी चीजें ये नहीं हो सकती। स्वामी जी, मैं अब राष्ट्र की बात चली तो राष्ट्र में ही बताना चाहता हूं कि विश्व तो जानता है कि भारत सोने की चिड़िया है और भारत धर्मगुरु देश है, लेकिन हमारे यहाँ के जो है लोगों को देखिए, यहाँ के लोग साइबर कांड करते हैं, जिसके लिए आज टेलीफोन आ रहा है, और वो विदेशियों की सहायता से करते हैं, नंबर 1। और वो एटीएम की सुविधा अच्छी दे दी, उसको उखाड़ना चाहते हैं। आपने बताया कि यूपीआई का बहुत अच्छा है, लेकिन वो तो ये लोग बीच में से ही उड़ा ले जाते हैं। और उसके साथ साथ में हमारी बहनों को देखिए, कितने बड़े बड़े प्रश्न भरे हुए आते हैं। आज हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, आज हमारी बहन सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित कोई दूसरा सुरक्षित नहीं कर रहा है। घर का व्यक्ति, उसके घर में माँ भी है और बहन भी है, बेटी भी है, फिर भी वो दूसरी पे बुरी नजर डालता है। तो ऐसे दरिंदों को, जिसके ऊपर क्या किस तरीके से कानून काम करे, अध्यात्म विज्ञान की भी उनको सीख मिले। हम तो अहिंसावादी है, तो हम तो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ही बात करेंगे। उन भारतवासियों को जो सब तरह के गलत काम करते हैं, उनको बताइए कि तुम तो वैसे ही घर बैठे बैठे सुख पा रहे हो,
ऐसी खुशहाली हर लेवल पे आ गई है, फिर ऐसा काम क्यों कर रहे हो? तो आप सीख दीजिए उन लोगों को, हिंदुस्तानियों को जो दरिंदगी करते हैं। सबसे बड़ी बात, प्रश्न के लिए धन्यवाद। हमारे सबके लिए बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से भारत देश में इतना सारा डेवलपमेंट होने के बावजूद भी इतने सारे फ्रॉड होते हैं, और फ्रॉड के साथ भी बहुत सारे महिलाएं या पुत्रियां जो असुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को संजोगों के साथ, और कई सारे लोगों को रोजगार भी नहीं मिलता है एजुकेशन होने के नाते भी। ये सब बड़ी बड़ी समस्या भारत देश के अंदर है, मैं मानता हूँ, और बड़ी पॉपुलेशन होने के नाते ये एकदम तो रिजॉल्व नहीं होगी। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि ये समस्या जरूर है, और समस्या के पीछे अगर उसका दंड अगर पावरफुल होता है तो मैं समझता हूँ ये समस्या को कंट्रोल करने में और सहयोग मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति फ्रॉड करता है और फ्रॉड प्रूव हो गया तो उनको 20 साल की सजा मिलेगी जेल में, उसमें कोई वो नहीं मिलेगी। तो कोई व्यक्ति बलात्कार ऐसा कुछ करेंगे, अगर प्रूव हो गया तो उनको फांसी की सजा, ऐसा कुछ प्रावधान अगर गवर्नमेंट करती है तो मैं समझता हूँ कि ये भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और दूसरी बात, हम जब अभी बिजली, पानी और सहायता राशि लोगों को जो मुफ्त देने की गवर्नमेंट बात कर रही है, उसको थोड़ा हटके मैं ये कहूंगा कि वो मिनिमम चार्ज में दे, इलेक्ट्रिकल मिनिमम चार्ज में, पानी मिनिमम चार्ज में दे, बस सर्विस मिनिमम चार्ज में दे, मुफ्त मत दे। और उनका जो पैसा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो विकसित देशों में अनएम्प्लॉयमेंट व्यक्तियों को पैसा दिया जाता है, तो उनको देंगे तो हो सकता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट व्यक्ति है उनकी भी थोड़ी और ताकत बढ़ेगी। तो ये हो सकता है कि उसमें लोगों के पास और ज्यादा पैसा आएगा और यूज करेगा, इकोनॉमी भी अच्छी बन सकती है हमारी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर भले ही आपने जो कहा इस प्रकार से नेगेटिविटी है, साथ में पॉजिटिविटी भी बहुत है। दूसरी बात, यहाँ आपने कहा कि जिस प्रकार से असंस्कृत लोग हैं और उनकी जो बिहेवियर है वो असामाजिक प्रवृत्ति के साथ जुड़ी हुई है, मैं मानता हूँ। साथ में इस देश के अंदर सात्विक लोग भी बहुत पड़े हैं, साधु संत सन्यासी और साधक के रूप में। और ओवरऑल आम लोगों की नीयत यहाँ बहुत अच्छी है। किसी के पास फ्रॉड करना, किसी के पास चीटिंग करना, ये आम लोगों की राय नहीं है। वेरी फ्यू पीपल, जिसको हम 1%, लेस देन 1% बोलते हैं, उससे भी कम लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं। और उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि ऐसी गलत बातें तो विश्व के हर देशों में होती है। मैं उसको सपोर्ट नहीं करना चाहता हूँ, मगर अपने देश को इतना भी मैं बुरा नहीं समझता हूँ कि आज हमारे देश में अगर 5 बलात्कार हो गया पूरे वर्ष में तो हम उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं, और अमेरिका के अंदर पूरे वर्ष में अगर 5 होता है, 4 होता है तो हम कहते हैं कि वो अच्छा कंट्री है। नहीं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, हमारी पॉपुलेशन कितनी है। तो ऐसी भी कई सारी बातें हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे देश को जब विदेशी लोग बुराइयां ही बताते हैं तो हमको उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि कोई भी पत्रकार हमारे देश के अंदर बाहर जाए तो हमारे देश की बुराइयां मत बताए, अच्छाइयां बताए। और बुराइयां बतानी है तो गवर्नमेंट को बताए कि ये अच्छा काम नहीं हुआ है। यहाँ के लोकल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में वो बात नहीं रखे, नहीं तो उसको आने का प्रतिबंध कर दो। अच्छाइयां दिखाओ, बुराइयां मत दिखाओ। दिखाना है तो लोकल न्यूज़पेपर में दिखाओ। एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि भारतवर्ष का अभी सुवर्ण युग चालू हो गया है, और धीरे धीरे हम उसी सुवर्ण युग में कंप्लीट होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे शासक भी काफी अच्छे हैं और आने वाले शासक भी काफी अच्छे रहेंगे। और प्रधानमंत्री ने इतनी बढ़िया नींव डाली है ताकि नेक्स्ट 25 साल 30 साल तक तो वही शासन रहेगा। भले ही शासक बदल जाएंगे मगर शासन तो वही रहेगा और प्रभाव भी वही रहेगा। और जिस प्रकार से कानून में परिवर्तन होता है
जिसके लिए लोगों को सुखाकारी मिले, लोगों को न्याय मिले और लोगों की प्रगति में जो बाधक है वो बातें निकल जाए, ऐसा काम हो रहा है। तो मैं मानता हूँ भारतवर्ष के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे आगे ये भी लगता है कि जो भारतवर्ष का जो विकास क्रम है 8+ पॉइंट का जो है, विश्व में फर्स्ट नंबर का जीडीपी वाला हमारा देश जो है, तो दुनिया भी मानती है कि भारत बहुत आगे बढ़ रहा है हर फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स, आईटी फील्ड, बिजनेस, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, मेडिकल फील्ड और मानव सेवा और धर्म और आध्यात्म, सब में भारतवर्ष बहुत आगे बढ़ रहा है और विश्व भी मानता है। बाकी छोटी मोटी तकलीफें तो हर देशों में होती रहेगी और मैं मानता हूँ ये नहीं हुए तो अच्छी बात है। उसके लिए कानून स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है और हमारे न्याय तंत्र की जो प्रक्रिया है वो फास्ट होगी तो और अच्छा भारत देश के लोगों को लाभ मिलेगा। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरिंदे हैं उनके लिए आपने बताया कि सरकार को कानून कड़ा करना चाहिए, त्वरित गति से। कानून इतना शिथिल नहीं होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए, तुरंत कानून मिलना होना चाहिए, अंधा कानून नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर सुझाव दिया। और उसके साथ साथ में आपने कहा आशावादी बने रहो। वो लोग जो 1-2% ही ऐसा करने वाले हो तो उनको अध्यात्म विज्ञान समझा जाए, उनको कुदरत का कानून समझाया जाए, तो उनका हृदय परिवर्तन किया जाए तो उनमें भी परिवर्तन आ सकता है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो ये अध्यात्म विज्ञान है, इसके अंदर बहुत बड़ी संभावना है व्यक्ति को बदलने की, क्योंकि हमारा जो सनातन सत्य है वो सिद्धांत के ऊपर आधारित है। ये कभी बदलता नहीं है, सिद्धांत एक सा रहता है और सब पे एक सा लागू होता है। तो स्वामी जी, आपने जो ये सिद्धांत पकड़ा है बहुत ही सुंदर, व्यवस्थित और सहज सरल सुगम है। आपके प्रति कृतज्ञता। और ये हमारा एपिसोड अब यही संपन्न हो रहा है। धन्यवाद।